वेलकम बैक टू डब्लिंग क्लासेस। आज हम करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। जनवरी से दिसंबर तक 2025 के करंट अफेयर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। अब इसका मेरा मेथड थोड़ा सा अलग रहेगा अप्रोच करने का। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो मेथड रहेगा क्या। मैं ये चाह रहा था कि जैसे मान लो कि मैं जनवरी के 25 टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं और फरवरी के 25 टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं। तो टोटल हमारे पास 50 टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं लास्ट मतलब जनवरी और फरवरी के। अब हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम इन टॉपिक्स को पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक के ऊपर हमें 2-3 मिनट लग सकते हैं। उसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हर टॉपिक से 2-3 टाइप के क्वेश्चंस निकल सकते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि हम सीधे एमसीक्यू पे ही जंप करें। तो सबसे पहले मैं आपको एमसीक्यू दिखा देता हूँ। इसमें जो मैंने एमसीक्यू बनाए हैं इन 50 टॉपिक्स में से, जो कि जनवरी और फरवरी के हैं, ठीक है। पहले हम ये डिस्कस करेंगे। ऐसे ही मार्च अप्रैल 2-2 मंथ्स करके हम हर एक वीडियो में कवर कर लेंगे। ये जो आप देख रहे हो अभी, ये सारा का सारा मैंने मटेरियल लिख रखा है टॉपिक वाइज। अब यहाँ पे आपके पास करंट अफेयर्स हैं। टोटल हमारे पास 50 एमसीक्यू हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करें सीधे के सीधे ही, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो उससे बेटर है कि हम पहले टॉपिक्स को समझ लें, उसके बाद एमसीक्यू मतलब करने की कोशिश करें। क्योंकि आप खुद अटैम्प्ट करोगे तो आपको वो भूलेंगे भी नहीं, याद करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो माइंड में स्टक कर जाएगी कहानी। तो और दूसरा तरीका ये है कि हमें वो ऊपर कहानी की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधे एमसीक्यू मिल जाएँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू हैं। तो वो भी हम इस वीडियो में मैं ये मेथड यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैं आपको एमसीक्यू दिखा देता हूँ, ये करवा देता हूँ। अब जिसको इतना ही करना होगा तो वो इतने पे ही बस कर देगा, लेकिन उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करूँगा जी हर एक टॉपिक में से कैसे 3-3 4-4 क्वेश्चन निकल सकते थे। उससे आपको कभी भी ये भूलेंगे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा पहला मेथड ये भी था कि मैं पहले आपको टॉपिक समझा देता, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते तो आपके लिए इजी रहता। लेकिन आप ये चीज़ मुझे बता देना कमेंट में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो से वही चीज़ लागू करूँगा जो आपकी मुझे लगेगा कि मतलब जिसमें वोट्स ज़्यादा पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, विच टू इंडियन सिटीज़ वर ग्रांटेड वेटलैंड सिटी स्टेटस अंडर यूनेस्को रामसर कन्वेंशन 2025। तो यूनेस्को 2025 में, देखो मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं कि कौन सी दो सिटीज़ हैं इंडिया की जिसको वेटलैंड सिटी का खिताब मिला है, ग्रांटेड वेटलैंड सिटी स्टेटस अंडर यूनेस्को रामसर कन्वेंशन 2025। तो आपको बताना है कौन कौन सी है, और कौन कौन सी थी, इंदौर और उदयपुर। ये क्यों थी उसका रीज़न मैंने ऊपर देख के रखा हुआ है, ठीक है। वो हम बाद में पढ़ लेंगे अगर आप चाहो तो। उसके बाद आ गया, उदयपुर इज़ नोन एज अ सिटी ऑफ लेक्स प्राइमरली ड्यू टू इट्स एफर्ट्स इन। तो किस वजह से, मतलब उदयपुर को ये जो सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, क्योंकि उदयपुर यहाँ पे न्यूज़ में थी, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन बन गया। तो उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है किस वजह से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से, लेक कंजर्वेशन यूजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, या फिर टूरिज्म प्रमोशन ऑनली की इसकी वजह से, या फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की वजह से, ठीक है। तो आंसर भी दे के रखा हुआ है नीचे। उसके बाद अब ये क्वेश्चन बताएं, ज़रा अटैम्प्ट करें। विच टीम टॉप द मेडल टैली इन खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का ये 5th एडिशन था। इस 5th एडिशन में किसने टॉप किया है, किस टीम ने टॉप किया है। ये 2 फेज़ में हुई थी, या चलो ऊपर पढ़ लेंगे, ये सारी चीज़ें 2 फेज़ में हुई थी। पहला फेज़ हुआ था लेह लद्दाख लेह में, और दूसरा हुआ था गुलमर्ग में। आपको बताना है कि इसमें टॉप किसने किया था। तो टॉप किसने किया था, इंडियन आर्मी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 वर हेल्ड इन 2 फेजेस। अभी मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पे हुई हैं ये। उसके बाद इंडियन फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य वाज अनवील्ड इन विच स्टार्टअप। अब हुआ क्या है कि देखो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी जो मतलब जिसका नाम शून्य है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि शून्य विच वाज इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, या फिर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी है ये, उसका प्रोटोटाइप बनाया है शून्य। ये रिवील किया जाएगा 2032 में आई थिंक। तो वाज अनवील्ड इन विच स्टार्टअप, तो कौन से स्टार्टअप ने ये स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इसका था कौन सा, सरला एविएशन ने स्टार्ट किया है ये, मतलब सरला एविएशन का ही ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर प्रोटोटाइप जो उन्होंने शून्य बनाया, ये इन्होंने बनाया। तो 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। 5th क्वेश्चन क्या है, द सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी द फर्स्ट इन द ईस्टर्न इंडिया इज लोकेटेड इन। देखो हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बहुत सारी हैं, उसमें हमें यह बताना है कि ईस्टर्न इंडिया में पहली कौन सी है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, या कहाँ पे है, मतलब पुरुलिया में है, या शिलोंग में है, या गुवाहाटी में है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, पुरुलिया में है, वेस्ट बंगाल। उसके बाद इंडिया फर्स्ट
जन एंड पोस्ट ऑफिस वाज इनाग्रेटेड, हाँ जन जी पोस्ट ऑफिस वाज इनाग्रेटेड एट, तो ये बताना है आपको कि फर्स्ट इंडिया का जन कहाँ पे हुआ है, दिल्ली में हुआ है, विजयपुर में हुआ है, जम्मू कश्मीर में, या दिल्ली में, या अहमदाबाद में। तो ये कहाँ पे हुआ है, जम्मू कश्मीर में इंडिया का फर्स्ट जन जी पोस्ट ऑफिस जो इनाग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन इंजन 1200 HP इन 2025। तो हाइड्रोजन इंजन वो भी कितना, 1200 हार्स पावर का, ठीक है। तो किस कंट्री ने ये एक्चुअली इनका इनिशिएटिव था हाइड्रोजन इंजन का। अच्छा हाइड्रोजन लिखा ना मैंने, हाइड्रोजन इंजन बनाया है ट्रेन्स के लिए ही, लेकिन ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि 1200 हार्स पावर बहुत बड़ी बात है पहुंचना, वो भी हाइड्रोजन इंजन के ऊपर, ठीक है। तो ये किसने बनाया है, इंडियन रेलवेज़ ने। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन 2025 इंडिया कमीशन INS सूरत, INS नीलगिरी, और ये कब किया है, 2025 में इंडिया ने ये 3 कमीशन किए थे। हमारे पास सॉरी स्टक हो गया था, INS। तो ये कौन कौन सी थी, तो ये कब किया था, जनवरी 15 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वन बोथ मैन एंड वुमेन टाइटल्स इन द इनाग्रल खो खो वर्ल्ड कप हुआ है 2025 में इंडिया में ही, ठीक है, बाई डिफीटिंग विच कंट्री इन द फाइनल। तो इंडिया ने जीता है, लेकिन हराया किसको है, किस कंट्री को हराया था, ठीक है। तो लास्ट में जो फाइनल हुआ था इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ था। द भारत पोल पोर्टल लॉन्च इन 2025 बस डिवेल्प बाय, ये किसने, भारत पोल किस लिए है, ये हम ऊपर देखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो हर एक टॉपिक में ना खुद में 10 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि आपकी आप अपनी मर्जी है, या तो आप सीधे MCQ करो, या फिर आप पहले पढ़ लो कि भारत पोल है क्या, पहले मैं ये पढ़ा दूं क्या है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ अगर मैं डिस्कस करूंगा तो फिर बहुत लंबा हो जाता है। इससे बेटर कि पहले हम, और उसमें क्या होगा ना, आपके माइंड में सिर्फ यही क्वेश्चन स्टक करके रह जाएगा कि यार ये वाला क्वेश्चन था, ऐसे ही आएगा। लेकिन अगर पहले से हम टॉपिक वाइज क्लियर कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आसान रहता है, ठीक है। तो भारत पोल पोर्टल लॉन्च इन जनवरी 2025 डेवलप्ड बाय, इसका आंसर किसने किया है, CBI ने, ठीक है। हाउ मेनी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीच डज इंडिया हैव 2025 तक, क्योंकि इंडिया को अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिली है बीचेस को, ठीक है, नई 2 बीच ऐड हुई हैं। तो अभी 2025 में टैली मिल के कितनी हो गई, लास्ट 5 ऐड हुई थी, तो 13 5 18 हो गई थी, ठीक है। कितनी हो गई हैं, 18। द संजय बैटल फील्ड सर्वेलेंस सिस्टम वॉज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द इंडियन आर्मी एंड, साथ में बताना है किसने किया है। उसके बाद इसरो सक्सेसफुली जर्मिनेटेड विच प्लांट सीड इन द स्पेस अंडर द क्रॉप्स मॉड्यूल इन 2025। तो क्रॉप मॉड्यूल 2025 के अंडर इसरो ने सक्सेसफुली कौन से प्लांट्स के सीड्स जो थे स्पेस में उगाए हैं, ठीक है। कौन से थे, वीट था या ब्लैक आइड पीस थी, तो वो कौन से थे, उसका नाम था लोबिया। तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि लोबिया विच वाज इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। उसके बाद आ गया हिम कवच। हिम कवच एक्चुअली इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है, मॉडुलर क्लॉथिंग सिस्टम डेवलप बाय द DRDO ने बनाया फॉर सोल्जर्स इन टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम, तो जो ठंडे टेम्परेचर में, ताकि वो गर्म रह सकें, ठंडे टेम्परेचर के लिए अलग से ये बनाया है इन्होंने, हिम कवच का नाम है। तो इसके लिए कितना था, 20 डिग्री टू -60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद नदी तरंगनी इज़ एन AI पावर्ड डिवाइस। तो नदी तरंगनी है क्या, ये AI पावर डिवाइस है, ये किसके लिए यूज़ होता है, वेदर फोरकास्टिंग या आयुर्वेदिक पल्स डायग्नोसिस के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, ये किसके लिए है, आयुर्वेदिक पल्स डायग्नोसिस के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक है, ये BSF ने कंडक्ट की थी अलॉन्ग द बॉर्डर ड्यूरिंग विंटर्स। तो किसके साथ की थी, ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा जो थी BSF ने किसके साथ मिलकर की थी, तो ये मतलब ये पूछे हुए, अच्छा कौन से बॉर्डर पे हुई है विंटर में, तो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे हुई थी ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक है। हु वॉन द फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025, ठीक है, ये याद रख लेना, जुबिकिर सिंधराओ। उसके बाद है द अपार ID। अपार ID इज यूनिक 12 डिजिट ID फॉर स्टूडेंट्स अंडर, ये किसके अंडर, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर अपार ID लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, ठीक है। उसके बाद AI एक्शन समिट 2025 वॉज को चेयर बाय द नरेंद्र मोदी एंड, इनके साथ कौन था, और दूसरा फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर वॉज लॉन्च इन विच स्टेट, बताओ ज़रा, किसमें, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम फोकस ऑन वुमेन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। पार्लियामेंट से पंचायत से पार्लियामेंट पहले था 1.0, ठीक है। द CR450 प्रोटोटाइप इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री,
ठीक है। तो CR440 ये चाइना के साथ एसोसिएटेड है। क्यों एसोसिएटेड है ये हम ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से निकलते हैं। एज पर RBI फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2025 इंडिया GNPA रेशो कुड राइज अप टू लेवल इन बेसलाइन सिनेरियो। तो आपको बताना है कितना है। ये वैसे चेंज भी होता रहता है, लेकिन अगर यही पूछ लें क्या RBI की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है उसमें क्या GNPA रेशो क्या है, तो वो कितना है 2.5%। इंडिया रैंक इन द ग्लोबल फायरवर्क इंडेक्स 2025 कितना था, 4th। फायरवर्क ये ग्लोबल फायरवर्क इंडेक्स क्या चीज़ है ये हम ऊपर देखेंगे, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो वो वाले अगर टॉपिक्स किए हुए होते तो फिर यहाँ पे आपको आसान होता है ये समझना। हाउ मेनी रामसर साइट्स डज इंडिया हैज़ एज ऑफ दिसंबर 2025। हाउ मेनी रामसर साइट्स, तो कितनी है 96, ठीक है। उसके बाद मिश्ती स्कीम जो है इसका मेन फोकस क्या है, मैंग्रोव के लिए है या रिवर क्लीनिंग के लिए या फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, ये है मैंग्रोव एफॉरेस्टेशन के लिए, ठीक है। नासा पंच मिशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सैटेलाइट, ठीक है। तो नासा ने जो 5 मिशन भेजा है उसमें टोटल सैटेलाइट्स कितनी हैं, वो है 4। क्योंकि ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखो मैं अगर यहाँ पे समझाने पड़ जाऊँगा ना हर एक क्वेश्चन में तो टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको पहले क्वेश्चन, जिसने क्वेश्चंस देखने हैं तो सीधे क्वेश्चन देख लेगा ताकि याद हो जाए उसको। इंडिया फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर वाज अप्रूव्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो कहाँ पे हुआ है फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। देखो वाइट टाइगर तो एक्सटिंक्ट हो चुके थे, लेकिन फिर भी हम उसका ब्रीडिंग सेंटर बना रहे हैं। इंडिया फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर ये कहाँ पे बन रहा है, रेवा मध्य प्रदेश में, ठीक है। विच सिटी वॉज डिक्लेयर इंडियाज क्लीनेस्ट फॉर द 8th कंसेक्यूटिव ईयर इन स्वच्छ वर्षन 2025। तो कौन सी सिटी है, हमें सबको पता है इंदौर है वो। इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड एट, ठीक है। कहाँ पे हुआ है वाइल्ड लाइफ बायो बैंक, कहाँ पे एस्टेब्लिश किया है पहला, ये है हमारा, ठीक है, दार्जिलिंग में। कहाँ पे हुआ है, दार्जिलिंग में। इसरो डेवलप द वर्ल्ड लार्जेस्ट 10 टन वर्टिकल प्लानिटरी मिक्सर फॉर। इसरो ने एक्चुअली वर्ल्ड का लार्जेस्ट 10 टन वर्टिकल प्लानिटरी मिक्सचर बनाया है, ठीक है। अभी हम ऊपर पढ़ेंगे जिसको डेप्थ में पढ़ना होगा कि क्या चीज़ है ये बनाया ये किसके लिए, लिक्विड प्रोपेलेंट्स के लिए, सॉलिड प्रोपेलेंट्स के लिए, किसके लिए, ठीक है। तो सॉलिड प्रोपेलेंट्स के लिए, उनको मिक्स करने के लिए। द नक्शा इनिशिएटिव्स एम टू मॉडर्नाइज रूरल लैंड रिकॉर्ड अर्बन, या कौन से, तो कौन से अर्बन लैंड रिकॉर्ड के लिए नक्शा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने। PM आशा स्कीम वाज एक्सटेंडेड टिल, कहाँ तक, देखो PM आशा स्कीम कब लॉन्च की थी आप बताओ, और कब तक एक्सटेंड कर दिया है इसको, 25-26 में। इस साल भी एक्सटेंड कर दिया था इसको, ठीक है, 25-26 तक एक्सटेंड रहेगी। द थीम ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 वाज, कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का थीम क्या था, फ्यूचर ऑफ AI शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या ग्लोबल इकॉनमी, ठीक है। इंडियन फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो था सर्जनम वाज डेवलप्ड बाई, किसने किया था, CSI, ठीक है। फॉर विलियम इन द कलकत्ता वाज नेम्ड एज फोर्ट विलियम इन कलकत्ता। देखो फोर्ट विलियम को रीनेम किया गया है जो कि कलकत्ता में है। आपको पता होगा ये फोर्ट विलियम पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री में, उसको रीनेम कर दिया गया। उसका नाम क्या रखा है, विजय दुर्ग रखा है, शिवाजी फोर्ट रखा है, नेताजी फोर्ट रखा है, क्या रखा है, तो क्या रखा है, विजय दुर्ग रखा है। उसके बाद नॉर्थ इंडियन फर्स्ट मेजर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट फॉर द स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन, नॉर्थ इंडिया का पहला मेजर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ठीक है, स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री के लिए लोकेटेड है। ये है कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, हिसार में, हरियाणा में। उसके बाद आपके पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन हैज़ एन आउटले ऑफ अप्रॉक्सीमेटली कितना है। तो ये NCMM हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है उसके अंडर कितना था, 34,300 करोड़ रुपया जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आउटले रखा गया है उसका। द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट विद फिजिकल डिसेबिलिटी क्लियर फॉर द ISS मिशन, तो पहला एस्ट्रोनॉट बना है जो फिजिकली डिसेबल है, उसका नाम आपको याद होना चाहिए, उसका नाम क्या है, जॉन मैकफॉल, ठीक है। उसके बाद फिलीपींस साइंड $200 मिलियन डील फॉर विच इंडियन मिसाइल सिस्टम, तो कौन सी इंडियन मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए फिलीपींस ने इंडिया के साथ 200 मिलियन की डील की है, ठीक है, $200 मिलियन की, तो वो है आकाश। उसके बाद अगर एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और किसके बीच में, एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 बताएं ज़रा, इंडिया और इजिप्ट के बीच में है। उसके बाद आ गया महाराष्ट्र इज सेट टू एस्टैब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट, देखो महाराष्ट्र में इंडिया का पहला क्वांटम यूनिवर्सिटी खुल रहा है, AI यूनिवर्सिटी खुल रही है, स्पेस यूनिवर्सिटी या रोबोटिक, तो वो कौन सी है, AI यूनिवर्सिटी खुल रही है, ठीक है। उसके बाद आ गया जनरेशन बीटा रेफर्स टू द इंडिविजुअल बॉन्ड्स बिटवीन, एक होती है जनरेशन अल्फ़ा, एक होती है जनरेशन बीटा, ठीक है, और उससे पहले वाली कौन सी थी, जनरेशन Z जिसको बोलते थे हम, ठीक है। तो अब जो बीटा रेफर्स टू क्या मतलब हुआ कि अब जो आने वाली जनरेशन है 2025 से 2039 तक उसको जनरेशन बीटा बोला गया है, ठीक है। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल जो है
ये एक्सप्रेस वे पूरी दुनिया का सबसे, ये कहाँ पे है, ये अटल टनल नहीं है, ये चाइना में है, ठीक है, ताइशान शेंगली टनल है, ठीक है। उसके बाद द रामसर कन्वेंशन वाज साइन इन विच ईयर एंड सिटी, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन हमें पता है कहाँ पे हुई होगी, रामसर में हुई होगी, ईरान में, 1971 में, ठीक है। उसके बाद ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज़ अवार्डेड बाय द विच ऑर्गेनाइजेशन, अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इंडिया को मिला है, ठीक है, बहुत सारी सिटीज़ को मिला है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अवार्ड करती है, तो वो कौन सी है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। द खेलो इंडिया स्कीम इज़ अंडर विच मिनिस्ट्री, ठीक है, तो वो किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। उसके बाद आ गया शून्य एयर टैक्सी हैज़ मैक्सिमम पेलोड ऑफ, जिसे हमने बात की थी ऊपर, शून्य एयर टैक्सी, उसका मैक्सिमम पेलोड कितना है, 680 kg। उसके बाद 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ CSPOC 2026 में होगा, ठीक है। 28th कॉन्फ्रेंस है इसकी, ये इंडिया में हेल्ड हो रहा है, तो होगा कब ये पूछा हुआ है, तो 2026 में होगा। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 2025, ठीक है, वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो किस किस के बीच में हुआ था, इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। अब देखो ये था एक तरीका कि हमने ये 50 MCQ देख लिए, ठीक है। इनमें से कुछ आपको याद रहे होंगे, कुछ हो सकता है भूल भी जाएं, लेकिन इससे बेटर है ना कि हम क्या कर लें, हम एक ही बार में टॉपिक्स वाइज पढ़ लें। जैसे जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 में हम 2 मंथ्स की इसमें कवर करने जा रहे हैं। अब जिसके पास टाइम है तो वो आराम से सुन ले। सबसे पहली बात, इंदौर उदयपुर को क्या दिया गया है, इंटरनेशनल रिकॉग्निजेशन दी गई है, लेकिन किस चीज़ के लिए, कि स्टेटस ऑफ वेटलैंड सिटी, स्टेटस ऑफ वेटलैंड सिटी, ठीक है, इन यूनेस्को रामसर कन्वेंशन। तो कौन कौन सी सिटी, इंदौर और उदयपुर को दिया गया है। अब इनको दिया क्यों गया है, देखो पहली बात तो ये देख लो कि 31st वेटलैंड सिटीज़ बनी है ये पूरे वर्ल्ड की, 31st। अब देखो इंदौर और उदयपुर को ही सेलेक्ट क्यों किया गया। अब इंदौर की बात करें तो सबसे पता है हमें कि इंडिया में सबसे क्लीनेस्ट सिटी अगर है तो वो इंदौर है। अब इसमें उन्होंने क्या चीज़ देखी, पहली चीज़ कि जो स्वच्छ भारत अभियान है उसकी परफॉर्मेंस जो थी इसमें इसने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, इंदौर ने। और दूसरा, इसने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिससे मतलब जो वाटर बॉडीज़ ख़राब हो रही थी उनको रिहेबिलिटेट किया है, ठीक है। उस वजह से आ गई इंदौर। और दूसरा उदयपुर को क्यों, क्योंकि उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, जैसे कि हमने MCQ में भी देखा था। हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द कंजर्वेशन ऑफ इट्स लेक्स, तो इन्होंने भी लेक्स की कंजर्वेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। द सिटी हैज़ रिवाइव्ड इट्स लेक यूजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज, एक तो इन्होंने ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज़ किया है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी, मतलब दोनों की अमलगमेशन है, ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, किसने, उदयपुर ने। इस वजह से इंदौर और उदयपुर को सिलेक्ट किया गया है, किस चीज़ के लिए, वर्ल्ड किधर गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टेटस ऑफ वेटलैंड सिटी इन यूनेस्को राम, ठीक है। तो वेटलैंड सिटीज़ किस किस को मिली है, तो ये यूनेस्को की वेटलैंड सिटी, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएगा आपको एग्जाम में, तो इंदौर और उदयपुर को मत बोलना। अब देखो वेटलैंड सिटी जो है वो, ये जो खिताब मिलता है ये किस वजह से मिलता है, ये कौन सी सिटीज़ होती हैं, मतलब इनके पास ऐसा क्या होता है जो दूसरी सिटीज़ के पास नहीं होता है। तो पहली चीज़ ये देखी जाती है कि इनकी कंजर्वेशन में और होलिस्टिक मैनेजमेंट में जो वाटर रिसोर्सेज और लेक्स और वेटलैंड्स की हैं, ठीक है, मतलब जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाने के लिए वो वाली सिटीज़ जो एक्सेल कर रही हैं, ठीक है, उनको दिया जाता है, पहली चीज़। दूसरी, अब ये एग्जाम्पल बननी चाहिए सिटीजन्स के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए भी, ठीक है, ताकि मतलब दूसरी सिटीज़ इनसे देख के सीखें। तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो एग्जाम्पलरी हो इनके अंदर, ठीक है। उसके बाद यूनेस्को स्टार्ट दिस प्रोग्राम वेटलैंड सिटी, इसका 12th जो ये स्टार्ट कब किया था, 2015 में किया था, जब COP कौन सी 12 चल रही थी। COP 12 में 2015 में इन्होंने यूनेस्को ने ये वाला मतलब वेटलैंड सिटी का खिताब देने वाला प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे पढ़ सकते हो, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। उसके बाद यूनेस्को के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया कि यूनेस्को है क्या है, हमें पता है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करती है, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जाए और कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए बिटवीन द कंट्रीज़, लेकिन किस किस चीज़ के थ्रू, कल्चर, साइंस और एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, यूनेस्को के पेरिस में, ठीक है। और यूनेस्को की रामसर कन्वेंशन जो है ये ईरान में, ईरान सिटी में, रामसर नाम था ईरान में एक सिटी का, वहाँ पे ये कन्वेंशन हुई थी 1971 में। इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो बहुत सारे जितने भी डिग्नेटरीज वहाँ पे आए हुए थे उन्होंने साइन किया था, अलग अलग कंट्रीज़ ने। इंडिया ने कब इसको ज्वाइन किया ये पता होना चाहिए, 1982 में यूनेस्को को इंडिया ने ज्वाइन किया। 1975 में ये कन्वेंशन पहली मतलब आई थी,
ठीक है, यूनेस्को रामसर कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। तो रामसर कन्वेंशन को रेक्टिफाई किया था इंडिया ने 1982 में, ठीक है। और वेटलैंड डे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो कब किया जाता है, February 2 को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारे पास, विच टीम टॉप द खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है, जो आपने क्वेश्चन भी देखा था। अब देखो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं क्या हैं, ये हमने स्टार्ट की थी 2020 में, जो पहली बार हुए, एनुअली होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। उसके बाद नेशन वाइड, स्टेट वाइज, अच्छा ये असल में होता क्या है, पूरी नेशन वाइड खेली जाती हैं, स्टेट वाइज खेली जाती हैं, ठीक है। और मल्टी विंटर स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं इसमें, ठीक है, मतलब बहुत सारे कंपटीशन, कोई पार्टिकुलर कंपटीशन नहीं खेले जाते, जितने खेल सकते हैं, मतलब जिसमें जहाँ जहाँ पे जो जगह जिस हिसाब से होती है उसी हिसाब से। जैसे अब इस बार यहाँ पे स्कीइंग के लिए मैं आपको बताता हूँ, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 जो 5th एडिशन हुआ है इसका, ये 2 फेज़ में हुआ है। पहला फेज़ हुआ था लेह में या लद्दाख में, आप बोल सकते हो, जनवरी इतना से इतना। यहाँ पे इन्होंने फोकस किया था आइस स्पोर्ट्स पे, क्योंकि वहाँ पे आइस थी उस टाइम पे, जनवरी फरवरी में, तो हॉकी और ये हुआ, ठीक है। और सेकंड कहाँ पे हुआ, गुलमर्ग में हुआ। और वहाँ पे भी क्या हुआ, वही स्नो स्पोर्ट हुआ, मतलब स्कीइंग की गई, स्नो बोर्डिंग की गई, ठीक है, स्काई माउंटेनिंग की गई। अब इसमें टॉप किसने किया, आर्मी ने टॉप किया। अब यहाँ से आपके MCQ क्लियर हो रहे होंगे कि कैसे टॉप किया। अबाउट खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, इसकी बात करें तो ये आपको खुद पढ़ना है, क्योंकि जो मेन काम की चीज़ थी वो मैंने बता दी। यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि ये सेंट्रल सेक्टर, मतलब होता है ना एक, या तो स्टेट सेंटर, मतलब सॉरी, मेरा कहने का मतलब है कि या तो वो उसको स्टेट फंडेड होगी, या फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी, या स्टेट सेक्टर से। तो ये कौन सी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने ये लॉन्च की थी। इनके मेन 2 ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो मास पार्टिसिपेशन हो और प्रमोशन हो किसका, एक्सीलेंस का स्पोर्ट्स में, ठीक है, ताकि स्पोर्ट्स में लोगों की रुचि जो है वो टाइम के साथ बढ़े, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आप पढ़ सकते हो इसमें ग्रांटर खेलो इंडिया गेम, क्योंकि मैं ये आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ये वाला आप खुद पढ़ सकते हो, ताकि अगर किसी के पास टाइम है तो अच्छे से याद हो जाएगा था क्या क्या इसमें। और क्योंकि ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में आ जाए, जो एग्ज़ाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। उसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी की बात कर रहे हैं। तो बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप था जिसका नाम था सरला एविएशन, जो कि हमने MCQ में भी देखा। उसने हिस्ट्री बनाई है, कैसे उसने शून्य को लॉन्च किया है। शून्य इस टैक्सी का नाम है, इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का, इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी प्रोटोटाइप, ठीक है। और कहाँ पे किया है ये, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में इन्होंने ये चीज़ करके दिखाई है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ पे किया, शून्य किसके रिलेटेड है ये पता होना चाहिए। इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का नाम है शून्य, और ये स्टार्टअप है किसका ये पता होना चाहिए बस, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी याद रख लेना कि जो शून्य है ये सिर्फ इसीलिए नहीं है कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बल्कि इन्होंने बोला है कि हम इसको एज ए एम्बुलेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप सोचो कितने फ़ायदे की बात है, ठीक है। और उसके बाद मेन चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी है, इको फ्रेंडली है ये, ठीक है। अच्छा, क्विकर भी है। अब इसमें आपको याद क्या क्या रखना है वो बता देता हूँ। पहली चीज़, शून्य बहुत रिमार्केबल कैपेबिलिटी कैन, पहली चीज़ क्या याद रखनी, 6 पैसेंजर्स विद ए मैक्सिमम पेलोड ऑफ 680 kg। तो 6 पैसेंजर को उठा सकती है ये, मैक्सिमम पेलोड 680 kg रखा गया है, ठीक है। हाईएस्ट कैपेसिटी VLOT करंटली इन मार्केट, ठीक है। तो मतलब अभी अगर देखा जाए ना पूरे वर्ल्ड में, बल्कि हाँ इंडिया में बोल सकते हो, बल्कि वर्ल्ड में भी बोल सकते हो, कि इसमें जो पेलोड है ना वो सबसे ज़्यादा उठा रही है ये, ठीक है। एक मिनट में आपको क्लियर कर देता हूँ इंडिया में है कि वर्ल्ड में है, ठीक है। तो ये तो फिलहाल इंडिया की फर्स्ट है, वर्ल्ड में और भी बहुत सारी होंगी, ठीक है। 680 kg मेकिंग इट दिस ऑप्टिमाइज फॉर द शॉर्ट ट्रिप। ये जो ट्रिप लगाएगी कितना डिस्टेंस, 20 से 30 किलोमीटर, ठीक है। और स्पीड कितनी होगी, 250 किलोमीटर पर आवर, बहुत ज़्यादा स्पीड है, ठीक है। और एक चार्ज के ऊपर ये 160 किलोमीटर तक कवर कर सकती है, ठीक है। और ये लॉन्च मैंने बताया था ना वहाँ पे MCQ के टाइम तो 2032 में होगी, बल्कि 2028 में होगी ये, ठीक है। तो मुंबई, दिल्ली, पुणे, और यह कौन कौन सी सिटीज़ में लॉन्च की जा रही है, मुंबई, दिल्ली, पुणे में शुरू में लॉन्च की जाएगी, बाद में फिर उसी हिसाब से बाकी सिटीज़ में भी एक्सपेंड करेगी। शून्य का मेन फीचर क्या है ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पता होना चाहिए फ्री एयर एम्बुलेंस इनिशिएटिव, ठीक है, कि मतलब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के बगैर भी सरला एविएशन ने ये प्लान कर रहे हैं कि हम फ्री एयर एम्बुलेंस सर्विसेज भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ईस्टर्न इंडिया फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। अब देखो ईस्ट इंडिया में पहले से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी नहीं थी, अभी हमें पता है लद्दाख में हमारे पास थी, लेकिन ईस्ट इंडिया में नहीं थी। ये तो नॉर्थ आ गया हमारा, नॉर्थ में भी थी, साउथ में भी थी, वेस्ट में भी थी, लेकिन ईस्ट में नहीं थी। तो डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और हाई एनर्जी फिजिक्स ने, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट रिसर्च वर्क करके ये बताया कि
रिसेंटली टॉपिक्स अच्छा, ताकि मतलब देखो ये किस लिए है, ताकि अभी जो रिसेंट के टॉपिक चल रहे हैं ना उनको, जैसे एस्ट्रोफिजिक्स है, कॉस्मोलॉजी है, हाई एनर्जी फिजिक्स एंड क्वांटम इंफॉर्मेशन, इन सब की स्टडीज़ के लिए, ठीक है। तो ये सारे एस्ट्रोनॉमी के काम जितने भी, जैसे डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में पढ़ना, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पढ़ना, ये ब्लैक होल्स के बारे में पढ़ना, ठीक है, क्वांटम ग्रेविटी के बारे में, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये ऑब्जर्वेटरी से जनरल सी बात है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी यही काम करेगी बैठ के। अब इसमें हमें मेन चीज़ क्या याद रखनी है, मेन चीज़ ये है कि ये जो अभी हमने बनाई है ये बनाई कहाँ पे है, तो वो पता होना चाहिए कि इसका एरिया कौन सा है जहाँ पे हमने बनाई है। वेस्ट बंगाल में पंचित हिल है ये, ठीक है। अब ये कोलकाता से 250 किलोमीटर है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इंफ्रारेड टेलीस्कोप इसमें यहाँ पे यूज़ किया जा रहे हैं, इंफ्रारेड टेलीस्कोप, ठीक है। अब ये न्यूज़ में थी क्यों वो देख लो। सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इसका नाम है, लोकेटेड इन द पुणे डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में है, हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। दिस इज़ द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन द ईस्टर्न इंडिया एंड द 6th इन इंडिया, ठीक है। बल्कि 6th तो नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत सारी हैं हमारे पास, लेकिन न्यूज़ में बार बार ये आ रहा था कि 6th इन इंडिया। मैं आपको बता दूंगा और भी बहुत सारी हैं हमारे पास, लेकिन स्पेसिफिकली अगर बात की जाए कि मतलब जो इंफ्रारेड टेलीस्कोप जिसमें लगा हुआ हो, तो उस हिसाब से ये 6th इन इंडिया। उसके बाद ऑब्जर्वेटरी वाज इनॉग्रेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नेम हमने सत्येंद्र नाथ बोस के ऊपर ही रखा। ऐसा क्यों रखा, क्योंकि एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर और बोर्न आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बहुत सारा काम किया हुआ था, इसलिए। लोकेशन मैंने आपको बता दी है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और अल्टीट्यूड कितना है, 600 मीटर्स अबव सी लेवल। और वहाँ पे देखो जहाँ पे भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लगती हैं वहाँ पे ये पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लोगों की पॉपुलेशन भी नहीं होनी चाहिए, तो अनपोल्यूटेड भी है और उतनी ज़्यादा सिटी से भी दूर है, ठीक है, ताकि पॉपुलेशन भी कम हो। की फीचर्स अच्छा, ये आ गई अंदर की नेटिविटीज़, ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ गया पर्पस, तो पर्पस हमने यहाँ पर पढ़ लिया है क्या है, ठीक है। प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस ये आप थोड़ा बहुत ऊपर देख सकते हो, लेकिन इसमें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बता देता। यहाँ पे मैंने एस्ट्रोनॉमिक ये जो इंडिया की एस्ट्रोनॉमी की हिस्ट्री अगर किसी को पढ़ना है, इंटरेस्ट है, तो मैंने काफ़ी मेहनत करके ये चीज़ ढूंढी है। अब यहाँ से ये देख सकते हो, ये पढ़ सकते हो, इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। अब देखो उसके बाद यहाँ से एक्सप्लोरिंग एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया कम्प्रहेंसिव गाइड। एक्चुअली हुआ क्या, अगर आप देखोगे ना हमारे पास टोटल हैं कितनी है, तो वो आपको पता चलेगा। जैसे हमारे पास जो लार्ज ऑब्जर्वेटरीज़ हैं, पहली आ गई इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो कि कहाँ पे है, लद्दाख में है। हमने तो ये पूछ सकते हैं कि लद्दाख में जो है वो कितने मीटर एल्टीट्यूड पे है, 4500 मीटर एल्टीट्यूड के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है कौन सी, जो लद्दाख में है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद दूसरी है हमारे पास जो उत्तराखंड में है, ठीक है, नैनीताल में। देखो कौन कौन सी स्टेट में लगी हुई है पहले से, तमिलनाडु में, ठीक है, कबलपुर में, महाराष्ट्र में भी है, ये दूसरी महाराष्ट्र में 2 हो गई हमारे पास, फिर तमिलनाडु में 2 हो गई, राजस्थान में भी हमने रखी हुई है, वहाँ पे भी इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। उसके बाद रेडियो ऑब्जर्वेटरी है कहाँ पे, कर्नाटका में। ऐसे ही यहाँ पे देखो तमिलनाडु में, ठीक है, ये रेडियो टेलीस्कोप हैं। तो ऐसे करके टॉप 10 मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, अगर किसी को पढ़ना है थोड़ा बहुत पढ़ सकता है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जम्मू कश्मीर मार्क के माइलस्टोन विद इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट Gen Z पोस्ट ऑफिस एट एम्स विजयपुर कैंपस। तो ये मैंने बता दिया है कि इसमें ये वैसे हाई फैक्चुअल है, पहला Gen Z जो पोस्ट ऑफिस है वो खोला गया है एम्स में। अब खोला किसने, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने खोला होगा, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव है। इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म द ट्रेडिशनल पोस्ट ऑफिस इनटू द यूथ सेंट्रिक टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस हब्स, ठीक है। मतलब जैसे पहले पोस्ट ऑफिस होते थे उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना है हमने। और एम्स विजयपुर जो है वो फर्स्ट बना है पूरे एम्स, जो इंडिया में जितने भी एम्स हैं उनमें सबसे पहले इसने ये इनिशिएटिव लिया है, जिसने ऑफ़र किया है डिजिटल पेमेंट्स और इंटीग्रेटेड पोस्टल बैंकिंग और इंश्योरेंस सर्विसेज अंडर वन रूफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन इंजन मैंने बताया इंडियन रेलवेज़ ने बनाया है। मोस्ट पावरफुल कितनी हार्स पावर है, 1200 हार्स पावर उसमें जनरेट की जा सकती है। अब पूरी दुनिया का मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन इंजन बना दिया है इंडियन रेलवेज़ ने, ठीक है। उन्होंने 1200 हार्स पावर का, और किसने बनाया है, मैंने बताया इंडियन रेलवेज़ ने बनाया है। अच्छा, बाकी कंट्रीज़ में अगर देखोगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो 500-600 हार्स पावर के वहाँ पे हैं उनके पास हाइड्रोजन इंजन्स, लेकिन 500 से 600 हार्स पावर के ही हैं ऑनली, ठीक है। तो इसका आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। और बाकी जो 4 कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इंडिया 5th कंट्री है
जिसने ये बनाया है, लेकिन टॉप कर गई है क्योंकि हार्स पावर के हिसाब से पहला है जो हाइड्रोजन इंजन इतना पावरफुल है, ठीक है, मोस्ट पावरफुल। ओनली 4 कंट्री जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चाइना करंटली ऑपरेट हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स, ठीक है, जो ऑपरेट करे। डिलीवरिंग पावर आउटपुट 500 से 600 मैंने बताया, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन इंडिया में कितनी है? 1200 हार्स पावर, हाईएस्ट इन कैटेगरी। उसके बाद आईएनएस कमीशनिंग की बात कर रहे थे हम 2025 में। 2025 में इंडिया कमीशन सेवरल नेवल एसेट्स, ठीक है, हमने नेवल एसेट्स बहुत सारे अपनी नेवी को दिए, इंक्लूडिंग द इंडिजीनियस बिल्ड आईएनएस माही एंड सर्फरस अलॉन्ग विद आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बख्शीर, ठीक है, फ्रंट लाइन कंप्लीट जनवरी में ये दिए हमने। तो ये इनके नाम आपको थोड़े बहुत याद होने चाहिए। उसके बाद ये आईएनएस माही की बात करें तो फर्स्ट माही क्लास एंटी सबमरीन वारफेयर है, ये आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा, तो बस ये इनके नाम 4 याद होने चाहिए। तो इसका एमसीक्यू ही काफ़ी है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, खो खो वर्ल्ड कप हुआ 2025 में, इंडिया में ही हुआ, इंडिया ही चैंपियन भी बना, ठीक है, और लास्ट में मेंस और वुमेंस दोनों में ही, ठीक है, मेंस में भी अगर देखोगे तो इंडिया जीता है, वुमेंस में भी कौन जीता है? इंडिया जीता है। और किसको हराया फाइनल्स में? नेपाल को हराया है, ठीक है। और जो इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन है वो एम कर रही है कि हम 90 कंट्रीज़ तक इस खो खो को एक्सपेंड करेंगे ताकि हम ओलंपिक्स में खो खो को भी इंक्लूड करवा सकें, जो 2036 में होने वाला है, 2036 तक जो होगा उसमें। एक खो खो टीम कंसिस्टिंग 9, अब ये पता होना चाहिए कि खो खो क्योंकि वर्ल्ड कप जीते हैं हम मैन में वुमेन में, तो टोटल प्लेयर्स कितने होते हैं? तो 9 एक्टिव प्लेयर्स होते हैं और 3 सब्सिट्यूट होते हैं अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद भारत पोर्टल जो है, भारत पोल पोर्टल, ये लॉन्च किया गया था। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो इंडिया सीबीआई ने लॉन्च किया है। ये किस लिए? ये आप ऐसे समझ लो जैसे हाँ, वो होता था ना हमारे पास इंटरपोल, वैसे ये भारत पोल है, ठीक है, ये तो भारत पोल इंटरपोल जैसा ही काम करेगा। कहने का मतलब जितनी भी मतलब पुलिस की जो कोऑर्डिनेशन है, इंटरनेशनल पुलिस कोऑर्डिनेशन, उसको अंजाम देगा, ठीक है। कनेक्टिंग इंडिया लॉ एनफोर्समेंट विद इंटरपोल फॉर रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो मतलब इंटरपोल के साथ भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हम क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे ताकि जो भी प्रोसेसिंग है वो फास्टर हो सकें, बेटर उनका मतलब कि कोई क्राइम कर रहा है जैसे साइबर क्राइम है या कोई भी फ्रॉड कर रहा है तो उसकी, ताकि हम कोऑर्डिनेशन के साथ उस चीज़ को अंजाम दे सकें बाय इंटीग्रेटिंग एजेंसीज एंड इंटरपोल, ठीक है। तो ये यूनियन मिनिस्टर हम अमित शाह ने जनवरी में 2025 में ही इसको लॉन्च किया था। तो भारत पोल पता होना चाहिए कि भारत पोल मेन काम क्या करता है और लॉन्च किसने किया है, ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने बता दिया सीबीआई ने लॉन्च किया है, ये करता है क्या, तो यहाँ से आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हो क्या रहा है, देखो टाइम के साथ हमें पता है कि ट्रांसनेशनल क्राइम्स बढ़ रहे हैं, जैसे साइबर क्राइम है, ड्रग ट्रैफिकिंग है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये बढ़ रही है। इसको रोकने के लिए ये एक स्टेप है इंडिया की तरफ से भी, ताकि हम मोर कोऑर्डिनेशन कर सकें विद अदर जो बाकी कंट्रीज़ की जो मतलब इंफॉर्मेशन की रिलेटेड जो एजेंसीज़ हैं जैसे इंटरपोल है, उनके साथ आके कोऑर्डिनेट करके चीज़ों को जल्दी सॉर्ट आउट किया जा सके, ठीक है। तो ये इनेबल करेगा कॉपरेशन कितनी कंट्रीज़ के साथ? 195 कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, ताकि हम क्राइम्स को कम्बट कर सकें, चाहे वो रिलेटेड टू ड्रग्स हों, चाहे वेपन्स हो, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या फिर कोई क्रॉस बॉर्डर ऑफेंसेस हों, ठीक है। अब इसमें 19 टाइप्स का डाटाबेस होगा इंटरपोल के पास विच विल बी हेल्पफुल एनालाइजिंग क्राइम, ठीक है। तो मतलब इंटरपोल हमें 19 टाइप्स ऑफ डाटाबेस देगा जो भारत पोल को हेल्प करेगा किस चीज़ को? क्राइम को एनालाइज करने में या फिर उनको प्रिवेंट करने में, या फिर हम क्रिमिनल्स को सज़ा कैसे दिलवा सकते हैं उस मतलब उनको अप्रोच करने के लिए 19 टाइप्स ऑफ डाटाबेस कौन देगा? इंटरपोल देगा। किसको? भारत पोल को। उसके बाद मैंने बताया था आपको एमसीक्यू में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ये एक्चुअली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचेस को दी जाती है जो बहुत खूबसूरत बीचेस होती हैं, ठीक है। अब इंडिया के पास बहुत सारी कुछ हैं मतलब ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस हैं जो ग्लोबली रिकग्नाइज़ की जाती हैं, मतलब वो क्लीन हैं, सेफ़ हैं, इको फ्रेंडली हैं, ठीक है। और इसको करता कौन है? डेनमार्क FEE एक ये तंजीम है जिसको हम बोल सकते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो देती है बेस्ड ऑन 33 क्राइटेरियाज। जैसे वाटर की क्वालिटी देखी जाएगी, मैनेजमेंट देखी जाएगी, सेफ्टी, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें देख के 33 क्राइटेरियाज पे जो खरी उतरेगी उसी को दिया जाता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो अभी ये करंट में क्यों था 2025 में? क्योंकि हमारे पास टोटल अब 18 बीचेज़ हो गई हैं इंडिया में जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, ठीक है, जिनके पास ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है। अभी 5 बीचेस नई ऐड हुई हैं महाराष्ट्र में, उनके नाम पता होने चाहिए कौन कौन सी है? श्रीवर्धन, नागवान, परनका, गुहागर और लदगार, ठीक है। 2025 में महाराष्ट्र में 5
इंडिया को मिली है, ठीक है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज ए बीच मरीना बोर्ड, ये मैंने बिल्कुल वही चीज़ लिखी हुई है, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस के ऊपर दिया जाता है। जो कोई पढ़ना चाहता है इसको पढ़ सकता है। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कि पहली कौन सी थी जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दी थी, तो वो थी पुरी बीच, उड़ीसा में है पुरी बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह फ्लैग्स ऑफ संजय द बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो संजय जो है ये है क्या है, बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है एक किस्म का, ठीक है। बैटलफील्ड में मतलब जब लड़ाई हो रही होगी उस टाइम पे सर्वेलेंस सिस्टम जो है वो उसका नाम क्या है, संजय, ठीक है। तो ये इंडिजिनियसली हम बनाया गया है, जनरली डेवलप्ड बाय द इंडियन आर्मी एंड द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आपने देखा होगा कि जो संजय है ये किसने बनाया है, इंडियन आर्मी ने, साथ में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने, BEL ने हेल्प की है इसकी, ठीक है। तो और हमारा मेन क्या है, ताकि हम आत्मनिर्भर हो जाएं, सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। नेक्स्ट देखो, ब्लैक आइड पी, तो मैंने अभी बताया था कि इसरो ने क्या किया था, इसरो ने सक्सेसफुली जर्मिनेट की हैं ब्लैक आइड पीस, मतलब स्पेस में उगाए हैं। क्या उगाए हैं, ये ब्लैक आइड पीस, ठीक है, इन स्पेस टू स्टडी द माइक्रोग्रेविटी इफेक्ट, कि माइक्रोग्रेविटी का क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर हमें स्पेस में अगर खाना उगाना पड़ जाए तो वो कैसे उग सकता है, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, उस चीज़ को स्टडी करने के लिए, ठीक है। या फिर एस्ट्रोनॉट्स के लिए ताकि सस्टेनेबल फूड मिल सके, तो उसको, तो इसरो ने क्या किया कि हकीकत में भी जर्मिनेट किया वहाँ पे ब्लैक आइड पीस, ठीक है, जिसका नाम क्या है, लोबिया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लोबिया किसके रिलेटेड है, ठीक है, तो पता होना चाहिए। और ये लोबिया जो है ये जर्मिनेट कहाँ पे किया है, मार्स पे किया है या फिर जुपिटर पे किया है, स्पेस में किया है, अर्थ पे किया है, तो पता होना चाहिए स्पेस में किया है, ताकि हम माइक्रोग्रेविटी का इफेक्ट पता कर सकें और सस्टेनेबल फूड बना सकें, किसके लिए, एस्ट्रोनॉट्स के लिए। तो ब्लैक आइड पीस के बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो कि न्यूट्रिशन है इसमें बहुत सारी भरी पड़ी है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये ब्लैक स्पॉट्स होते हैं जिसकी वजह से इसको ऐसा बोला जाता है। ज़्यादातर ये USA में, अफ्रीका वगैरह में होती है, इंडिया में भी पाई जाती है, ठीक है। इंडिया रिसेंटली सेंड 5 मीट्रिक टन ऑफ ब्लैक IP, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने एक तो स्पेस में इसरो ने इसको उगाया है, दूसरा इंडिया ने ये सेंड किया है कहाँ पे, फिजी में। फिजी कहाँ पे आइलैंड है, ठीक है, फिजी जो आइलैंड है वहाँ पे इंडिया ने सेंड किया एज ए ह्यूमैनिटेरियन एड, ताकि और एग्रीकल्चर सपोर्ट मिल सके एज ए पार्ट ऑफ इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि आप IR में पढ़ते हो, ठीक है। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर इंडिया ने ब्लैक आई पीस जो हैं वो भेजी हैं कहाँ पे, फिजी में, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसरो के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया, लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो ये किया गया है इसने, जर्मिनेट जो लोबिया ब्लैक की हैं, कैसे की हैं, क्या है, मतलब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें था नहीं। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, मतलब मैंने वही लिखे हैं, जैसे मैथड्स लिखे हैं कौन कौन से, हाइड्रोफोनिक, एरोफोनिक, साइल लाइक मीडियम, ठीक है। मतलब जहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोफोनिक्स, जहाँ पे पानी का यूज़ किया जाए, मतलब प्लांट को ग्रो किया जाए न्यूट्रिशन रिच वाटर देके इंस्टेड ऑफ साइल, मतलब मिट्टी के बगैर पौधे को उगा देना, ताकि जो उसको वाटर दे रहे हो आप उसी में वो न्यूट्रिएंट्स हों, तो उसको हम हाइड्रोफोनिक्स मेथड बोलते हैं। ऐसे एरोफोनिक होता है जिसमें हम साइल तो नहीं यूज़ करते हैं, प्लांट को हम एयर में उगाते हैं, हवा में ही, ठीक है। लेकिन किस में, हम मिस्टेड न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिएंट्स देंगे, मतलब मिस्ट देंगे, मिस्ट कहने का मतलब हम वो जो एयर होगी ना उसी में ही न्यूट्रिएंट्स होंगे, और ताकि वहाँ पे हम वाटर को कम यूज़ कर सकें, क्योंकि वाटर हमारे पास वैसे भी कम अवेलेबल होता है स्पेस में, एंड फर्टिलाइज यूज, ठीक यूजेज, ठीक है। उसके बाद साइल लाइक मीडियम, तो इसरो यूजेस पोरस क्ले, तो पोरस क्ले का यूज़ किया विद स्लो रिलाइज फर्टिलाइजर फॉर कंट्रोल न्यूट्रिएंट डिलीवरी, ताकि ये ना हो एक्स्ट्रा हो जाए, ठीक है। तो पोरस क्ले का मतलब हो गया ताकि आहिस्ता आहिस्ता करके, मतलब इस टाइप की क्ले जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही वहाँ तक पहुँचते हैं, उससे क्या होता है कि एकदम से यूज़ नहीं होंगे सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके बाद हिम कवच तो हमने पढ़ लिया, इंडियन आर्मी के लिए DRDO ने बनाया है, ठीक है। इट हैज़ डेवलप्ड ए हिम कवच, मॉड्यूलर क्लॉथिंग सिस्टम फॉर द सोल्जर्स ऑपरेटिंग इन एक्सट्रीम कोल्ड रेंजिंग फ्रॉम 20 डिग्री टू -60 डिग्री, ये हमने पढ़ा अभी, ताकि उनको मोबिलिटी में ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा कपड़े लगा देंगे तो मोबिलिटी नहीं कर पाएगा बंदा, ठीक है। तो हिम कवच ये जो है लॉन्च किया था। कम्फर्ट और ऑपरेशनल रेडनेस इन हाई एल्टीट्यूड एरिया लाइक हिमालयाज। उसके बाद नादी तरंगनी, नादी तरंगनी क्या चीज़ है, नादी तरंगनी इज एन एडवांस AI पावर्ड पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस। शाबाश, क्या चीज़ है ये, पल्स डायग्नोस्टिक, कौन सी पल्स, ये वो वाली पल्स है, हमारी पल्स, ठीक है। अब ये डिज़ाइन किसने की है, मतलब कहने का मतलब ये किस लिए, ताकि हम जो ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस है ना उनको स्पीड अप कर सकें,
ठीक है। इसमें होता क्या है कि जैसे अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स लगा के रखें जिसमें बहुत सारी एल्गोरिथम्स काम कर रही हैं क्योंकि एआई पावर्ड है। ठीक है। अब इससे होता क्या है कि मतलब ये आपके टेस्ट कर देती है, जैसे 22 आयुर्वेदिक पैरामीटर्स आपको बता देगी अगर ये डिवाइस आप लगाओगे जो एआई पावर्ड है। ठीक है। इसका नाम क्या है? नदी तरंगनी, नदी तरंगनी। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो उसके बाद ऑपरेशन सर्द हवा हमने अभी पढ़ा कि कहाँ पे हुई है और मतलब कहाँ पे होती है ये। ठीक है। हाँ, अब जो एक तो आ गई सर्द हवा, ऐसे ही गर्म हवा भी ऑपरेशन गर्म हवा भी है। ये देखो गर्म हवा, हार्ड विंटर। ठीक है, जो समर्स में होता है, सर्द हवा विंटर्स में। लेकिन होता कहाँ कहाँ पे है ये? ठीक है, तो एक तो ये पता होना चाहिए कि ये इनिशिएटिव है किसका है। इंडियन बॉडीज़ का मतलब ये बीएसएफ का है। ठीक है, और लेकिन करते कहाँ पे? राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ठीक है, डेजर्ट में। टू काउंटर द इन्फिल्ट्रेशन एंड स्मगलिंग ड्यूरिंग फॉगी कंडीशन, उस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए ये किया जाता है। ठीक है। उसके बाद फाइड वर्ल्ड कप 2025, ये फाइड वर्ल्ड कप किसके साथ रिलेटेड है पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चेस के साथ रिलेटेड है। तो ये 2025 का चैम्पियन कौन था फाइड चेस वर्ल्ड 2025 का? उसका नाम था जावोहिर सिंदारोव। ठीक है, अब ये है कौन है? इस बार ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे 2025 का फाइड वर्ल्ड, ये हुआ है इंडिया में। ठीक है, अब इसमें मैंने वही लिखा है कि फर्स्ट पोजीशन किसको मिली है। ठीक है, तो मतलब वो ये जावोहिर सिंदारोव को, तो ये पता होना चाहिए कि है कौन है ये। तो ये है कहाँ का? उज़्बेकिस्तान का। ठीक है, 2025 फाइड चेस वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप। तो उसके बाद याला ग्लेशियर, याला ग्लेशियर क्यों है न्यूज़ में? नेपाल का जो याला ग्लेशियर है ये है भी कहाँ पे ये भी पता होना चाहिए, लंगतैंग वैली में। ये ऐसा माना जा रहा है कि ये वैनिश हो जाएगा 2040 तक। किस वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। तो याला ग्लेशियर ऐसे पूछ सकते हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो 2040 में इसको डेड ग्लेशियर डिक्लेयर डेड व्हेन देयर नो लॉन्गर स्लो मूवमेंट ऑफ फ्लो। ठीक है, तो कहने का मतलब 2040 तक माना जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि हमने अभी से देखा है कि उसमें बहुत सारे इफेक्ट्स अभी से नज़र आ रहे हैं। तो वो कौन से हैं वो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको पढ़ना पढ़ सकता है। यूएस से विड्रॉ फ्रॉम WHO, तो यूएसओ तो बेचारा इसकी आदत है, ये कहीं ना कहीं से विड्रॉ करता ही रहता है हर दूसरे तीसरे दिन। ठीक है, तो इंडिया ने दोबारा इसने यूएसए ने दोबारा से WHO से भी विड्रॉ कर लिया है कि हम एड नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो आपको पता था UNHRC से भी इसने विड्रॉ किया हुआ है, UNHRC से, यूनेस्को से विड्रॉ कर रखा है, RWC इसको मतलब इसने विड्रॉ कर रखा है। तो जितनी भी ये UN की, क्योंकि इसकी फंडिंग बहुत ज़्यादा वहीं पे जा रही थी। ठीक है, और जब से ट्रम्प साहब आए हैं तो अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया, तो उस चक्कर में ये हर एक जगह से विड्रॉ कर रहे हैं खुद को। ठीक है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस टनल ये चाइना में खुल रहा है, 22.13 किलोमीटर है। ठीक है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे टनल है। सर टू ओपन ट्रैफिक बाय एंड ऑफ दिस ईयर इन लास्ट चाइना कटिंग द ड्राइव अक्रॉस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, हो सकता है नहीं आए एग्जाम में क्योंकि चाइना के रिलेटेड, लेकिन फिर भी वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट वो बन रहा है तो पूछ सकते हैं। अपार आईडी मैंने अभी बताया था, ये किसके रिलेटेड है? ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट्स रजिस्ट्री है ये। ठीक है, 12 डिजिट्स का जैसे आधार कार्ड होता है वैसे ही अपार कार्ड बनेगा, जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है ये। इसमें ये असल में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हमने लाई थी उसी के अंडर ये इनिशिएटिव था, जिसमें आपकी डिग्री, क्रेडिट, अवार्ड सारा कुछ एक ही जगह पे, जैसे डिजिटल अकाउंट था ना हमारे पास डिजी लॉकर, बस वहीं से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं डिजी लॉकर से ही। तो अपार आईडी कार्ड हमारी वहाँ से भी एक्सेस हो सकती है, जिसमें हमारा सारा का सारा डाटा होगा स्टूडेंट्स का। उसके बाद कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2026, ये कहाँ होने जा रही है? ये होने जा रही है इंडिया में, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2026। ठीक है, नेक्स्ट ईयर होगी। मेन इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर है? एप्लीकेशन ऑफ AI पे एंड सोशल मीडिया इन वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कि पार्लियामेंट की वर्किंग में सोशल मीडिया और AI का यूज़ कैसे किया जा सकता है। इंडिया इज विटनेसिंग मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीकल्चर, फिनटेक, AI रिसर्च इनोवेटिव, तो लोकसभा स्पीकर का ही कहना था ये। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट था जनरेशन Z, अल्फ़ा एंड बीटा, ये पता होना चाहिए जनरेशन Z क्या है, जनरेशन अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है। अब देखो जनरेशन Z तो हमें पता है ज़्यादातर रेफ़र की जाती है जो लोग 90s के हैं ना, लेट 90s के, 1990s और अर्ली 2010 के, वो ग्रोन अप विद मतलब जिनको अभी अभी इंटरनेट का जिन्होंने देखा, पूरी ट्रांजिशन देखी है, सोशल मीडिया देखा जिन्होंने, स्मार्टफोन्स देखे। ठीक है, और जनरेशन अल्फ़ा कंसिस्टिंग दोज बिटवीन 2010 से लेकर 2025, तो कहने का मतलब 1990 से लेके
2010 वालों को हम बोलते हैं जनरेशन जी। ऐसे जनरेशन अल्फ़ा कौन से हो गए 2010 से लेके 2025 तक के, और ऐसी जनरेशन अल्फ़ा भी हो गया तो अब कौन सा बच गया बीटा। तो जनरेशन बीटा कौन सी है जो 2025 से लेके 2040 तक चलेगी शायद। एक मिनट देख लेते हैं किधर गई। इससे पहले की जनरेशन टाइमलाइन देख लो क्या है। जनरेशन द ग्रेटेस्ट जनरेशन कौन सी थी 1901 से 1927 वाली। क्यों थी यहाँ पे पढ़ लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साइलेंट जनरेशन 1928 से 45। बेबी बूम जनरेशन 1946 से 1964। जनरेशन एक्स आई फिर 65 से 80 के बीच में, जिसमें हमारे पेरेंट्स फॉल करते हैं, ठीक है। मिलेनियल जनरेशन ऑफ द जनरेशन 81 से 96। फिर जनरेशन जी आ गई 1997 से 2010। उसके बाद जनरेशन अल्फ़ा आ गई 2010 से 2024 तक। तो 2025 से फिर स्टार्ट हुई कौन सी जनरेशन बीटा, और कहाँ तक जाएगी 2039 तक, 39 मतलब 2040 तक, मान लो 15 साल। द नेक्स्ट जनरेशन शिफ्ट फॉलोइंग। लेकिन ये क्वेश्चन आएगा तो 2040 मत करके आना, 2025 से 2040 इसलिए बोला ताकि आपको याद रहे माइंड में कि 40 के आसपास था। 2025 से 2039 को ये कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद AI एक्शन समिट 2025, इसके बारे में बात करें तो ये कहाँ पे हुई है, किस किस ने कंडक्ट करवाई है, तो ये पता होना चाहिए। ये ग्रैंड पैलेस में, पेरिस में हुई है, फ्रांस में, ठीक है। यहाँ से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे, और वहाँ से फ्रेंच के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन, इन दोनों ने मिल के को चेयर किया है इसको, ठीक है। और ये AI जो एक्शन समिट थी, ये एक ग्लोबल फॉर्म है जहाँ पे हम जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं वो इकट्ठे आते हैं, पॉलिसी मेकर्स इकट्ठे आते हैं, और जितने भी टेक्नोलॉजी के साथ लेने देने वाले एक्सपर्ट्स हैं वो सारे इकट्ठे आते हैं, और वहाँ पे आके ये डिस्कस करते हैं कि AI की गवर्नेंस को कैसे आगे लेके जाया जा सकता है, और जितने भी एथिकल इश्यूज़ आ रहे हैं उनको कैसे टैकल किया जा सकता है, ताकि हमारी सोसाइटी में बेहतर से बेहतर चीज़ें हो सकें, ठीक है। AI एक्शन समिट इन पेरिस 3rd समिट थी ये, ठीक है। इससे पहले कहाँ कहाँ पे हुई है, UK में हुई थी 2023 में, और साउथ कोरिया में हुई थी 2024 में, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर ये कहाँ पे बन रहा है, हमने MCQ में भी देखा था, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर कहाँ पे बन रहा है, सिक्किम में। कहाँ बन रहा है, सिक्किम में, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 69 डिवीजन ऑफ द इंडियन रेलवे। देखो इंडियन रेलवे की नेक्स्ट नई डिवीजन बनी है जम्मू, ठीक है। और ये कौन सी डिवीज़न है, 69th है, 69 डिवीज़न, ठीक है। उसके बाद पंचायत से पार्लियामेंट 2.0, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। अब देखो पंचायत से पार्लियामेंट जो 1.0 था वो जनवरी 2025 में कंडक्ट किया गया था, जिसमें 500 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये जो पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 स्टार्ट हुआ है, ये एक्चुअली ये इनागोरेट किया था लोकसभा स्पीकर ने 6 जनवरी को। इसमें असल में जो 150th बर्थडे था किसका, बिरसा मुंडा, जो कि ट्राइबल लीडर थे। तो इस चक्कर में इन्होंने क्या किया, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव 502 इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव बुलाए गए फ्राम ST, ठीक है, शेड्यूल कास्ट से, फ्राम ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। और ये था किसके लिए, वुमेन अवेयरनेस और एम्पावरमेंट इनिशिएटिव था, टू एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ओके। CR 450 ट्रब, और ये प्रोटोटाइप क्या है, हमने अभी भी देखा था कि ये किसने, ये हमने MCQ में देखा था। CR 450 प्रोटोटाइप मैंने बताया था, ऊपर पढ़ेंगे। ये चाइना का लेटेस्ट जनरेशन हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है, ठीक है। तो इसमें स्पीड कितनी की जो ऑपरेट करेगा 400 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है। और इन जो टेस्ट स्पीड की है वो कितनी थी, 450 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम CR 450 है, टेस्ट स्पीड की 450 है, ठीक है। और ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन बनेगी, बुलेट ट्रेन, पता होना चाहिए। तो 450 प्रोटोटाइप जो है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में हमने देख लिया क्या क्या था। वो क्वेश्चन में सीधा GNPA का पूछ सकते हैं कितना था 2025 में, तो वो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। 2.5 तक इंक्रीज़ कर सकती है। ये वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, लेकिन फिर भी अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं 2025 की, तो आपको ये बताना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये देखो ये क्या होता है। इंडिया का रैंक तो 4th है, लेकिन ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है क्या है। असल में नेशंस को रैंक किया जाता है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, अभी उनके पास कितना फायर पावर है। अब फायर पावर क्या चीज़ है एक्चुअली, ऐसे समझ लो कि कौन सी कंट्री के पास कितनी मिलिट्री पावर है, ठीक है, वहाँ से। तो फायर पावर मतलब मिलिट्री पावर, लेकिन क्वांटिटी ऑफ मिलिट्री यूनिट्स देखी जाती हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टैंडिंग देखी जाती है कि उनके ये लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं, और उनकी ज्योग्राफी कैसी है। उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 60 इंडिविजुअल फैक्टर्स को
देखा जाता है, उसके बाद रैंक दिया जाता है। तो इंडिया का 4th रैंक आया, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड को पूछे तो क्या होगा, यूएसए होगा, चाइना होगा, और कौन होगा बताओ, रशिया, और 4th पे कौन आ गया, इंडिया। न्यू रामसर साइट इन 2025, ठीक है। तो रामसर साइट इंडिया ग्लोबली इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स, तो हमें पता है ये रामसर साइट्स जो हैं इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं जो प्रोटेक्ट की जाती हैं किसके अंडर, रामसर कन्वेंशन के अंडर। हमने ऊपर पढ़ा था कि रामसर कन्वेंशन क्या था, ठीक है। इंडिया हैज़ टोटल ऑफ 96 रामसर साइट्स, तो टोटल इंडिया के पास कितनी है, 96 रामसर साइट हैं। अगर साउथ एशिया में देखा जाए तो इंडिया के पास ही हैं जो सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। इसमें लेक्स भी हैं, इसमें मैंग्रोव्स भी हैं, इसमें मार्शेस भी हैं, ठीक है। इसमें वाइल्ड लाइफ, इंश्योरिंग क्लीन वाटर, और ये सारा कुछ मिला जुला के हमारे पास रामसर साइट टोटल इंडिया में कितनी है ये पता होना चाहिए, कितनी है, 96। और 96 वाली कौन सी है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो दिसंबर 2025 था, 96 थी। तो अब 2025 में कौन कौन सी रामसर साइट्स ऐड हुई हैं, तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकेगा तो आपको इनमें से ही आएगा कोई, कि ये 8 आपको पता होनी चाहिए कि ये 8 अभी 2025 में ऐड हुई हैं, कौन सी, रामसर साइट्स, ठीक है। तो टोटल कितनी है, 96। 2025 में टोटल कितनी ऐड हुई हैं, 8 ऐड हुई हैं। तो आप देख लो सबसे नई वाली कौन सी है, जो सितंबर में 2025 में हुई है, बिहार में गोकुल जलेसिया, ठीक है। उदयपुर झील बिहार में आई है, ये भी सितंबर में ही ऐड हुई है, ठीक है। ऐसे ही राजस्थान में दो बिहार में, ये क्या था, तमिलनाडु 2025 में, ठीक है, तमिलनाडु, और ये आ गया हमारा झारखंड, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे हुई है, इनके नाम थोड़े से देख लो, उदवा लेक कहीं भी दिख जाए अगर, ठीक है। किचुपलरी लेक बर्ड सेंचुरी है एक, ये भी बर्ड सेंचुरी है। मीनार, किछान, उदयपुर झील, ठीक है, और गोकुल जलेशिया, ठीक है, ये याद रख लेना थोड़े बहुत। उसके बाद मिश्ती स्कीम हमने अभी पढ़ी, ये किसके रिलेटेड है, मैंग्रोव की कंजर्वेशन के रिलेटेड है। इसको लेट इनिशिएटिव इंक्रीज द मैंग्रोव कवर अलॉन्ग द कोस्ट लाइन एंड ऑन द साल्ट पेन लैंड्स, ठीक है। उसके बाद पंच मिशन भी हमने देखा था। अब एफॉरेस्टेशन में गुजरात लीड करता है, ठीक है, इंडिया मैंग्रोव एफॉरेस्टेशन कवरिंग इतना। तो अगर देखा जाए कि मिश्ती स्कीम के अंडर टॉप कौन सी स्टेट ने किया है, तो गुजरात ने किया है, जिसने सबसे ज़्यादा एफॉरेस्टेशन की है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पौधे लगाए हैं, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो मिश्ती स्कीम के अंडर टॉप करने वाली कौन सी स्टेट है हमारी, गुजरात। उसके बाद पंच मिशन। अब ये पंच मिशन असल में नासा के रिलेटेड है, इसरो के साथ नहीं, नासा के साथ, ठीक है। तो नासा गेयरिंग अप फॉर ए न्यू एंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सोलर मिशन, जिसका नाम क्या होगा, पंच मिशन। तो सोलर मिशन है, तो कहने का मतलब वहाँ पे जाके सोलर एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करेगी। सोलर एटमॉस्फेयर में ऑब्जर्व करने की चीज़ें क्या क्या हैं ये भी हमें पता है। तो वो क्या क्या चीज़ें वहाँ पर जाके ऑब्जर्व कर सकती है, कि सन फ्लेयर्स को ऑब्जर्व करेगी, बाहर के कोरोना को ऑब्जर्व करेगी, सन स्पॉट्स को ऑब्जर्व करेगी, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये रहेगी कहाँ पे ये भी पता होना चाहिए। जो पंच मिशन है ये 4 सैटेलाइट से मिल के बना हुआ है, मतलब जिसमें सूट के साइज सैटेलाइट्स हैं जो 4 कंस्टलेशन से बनी हुई हैं, 4 टोटल हैं, कंस्टलेशन ऑफ 4, ठीक है। 64 kg के अराउंड उनका वेट है, लो अर्थ ऑर्बिट में ही रहेंगी, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगी, ठीक है। तो ये पंच की फुल फॉर्म क्या है ये पूछी जा सकती है, पोलरीमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर, ठीक है। तो ये अब इसको लॉन्च कौन कर रहा है, स्पेस एक्स कर रहा है, लेकिन है किसका ये जो प्रोजेक्ट किसका है, नासा का है, लेकिन ऊपर कौन लेके जाएगा इसको, स्पेस एक्स के रॉकेट्स लेके जाएंगे। टाइम पीरियड इसका कितना रखा गया है, 2 साल। अब वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की हम बात कर रहे थे, तो हमें पता है कि इंडिया का जो फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ पे खुला है, मध्य प्रदेश में। तो ये पता होना चाहिए, रेवा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये किस लिए हमने इनिशिएटिव लिया, ताकि हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कर सकें, स्पेशली किस चीज़ की। अब देखो ये जो रेवा है ना, रेवा को ही चूज़ क्यों किया, क्योंकि ये हिस्टोरिकली लिंक थी किसके साथ, वाइट टाइगर्स के साथ, ठीक है। वाइल्ड वाइट टाइगर्स यहीं पे हुआ करते थे। तो ये असल में जो प्रोजेक्ट है ये अप्रूव हो गया था 2011 में ही, ठीक है। लेकिन अभी जो ब्रीडिंग सेंटर हुआ है, वाइल्ड कंजर्वेशन प्रमोट्स वाइल्ड टूरिज्म एंड क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर, तो ये बोल रहे हैं कि मतलब इससे बहुत सारी जॉब्स वगैरह भी बनेंगी, और भी ये है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में बहुत ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण में किसने टॉप किया ये पता होना चाहिए, ठीक है, 8th कंसेक्यूटिव ईयर के लिए
इंडिया की जो क्लीनेस्ट सिटी है कौन सी है, वो इंदौर है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे फॉलोड बाय सूरत एंड नवी मुंबई। तो इंदौर, सूरत, फिर नवी मुंबई, ठीक है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में इसने 8th कंसेक्यूटिव ईयर्स में टॉप किया है, ठीक है, इंदौर ने। इंडिया की पहली वाइल्ड लाइफ बायो बैंक कहाँ पे ओपन हो रहा है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। दार्जिलिंग में हो रहा है, मतलब वेस्ट बंगाल में हो रहा है, ठीक है। ये हो गया, इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। दार्जिलिंग ज़ू के बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा है कि दार्जिलिंग ज़ू इंडिया का जो लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड ज़ू है वो कौन सा है, दार्जिलिंग ज़ू है। वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सर, इसकी बात कर रहे थे हम। इसरो ने वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सर बनाया है ताकि ये, इसका मेन काम क्या होगा कि जितने भी सॉलिड प्रोपेलेंट्स हैं ना उनको अच्छे से मिक्स करना। और सॉलिड प्रोपेलेंट्स को मिक्स करने के लिए अगर आप देखा जाए तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट यही है। क्या नाम है, सॉलिड प्रोपेलेंट्स में अगर हम अंदर चले जाएंगे तो साइंस एंड टेक में चले जाएंगे, उसमें क्या होता है, हमारे पास सॉलिड फ्यूल्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो हमें एक पार्टिकुलर कंपोजिशन को ही आपस में मिक्स करना होता है, और उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड मिक्सर होता है। ऐसा नहीं जैसे हमारे पास यहाँ पे मिक्सर पड़े होते हैं ये मसाला बनाने वाले, वैसा नहीं। इसमें होता क्या है कि हमें जैसे मतलब ये है कि आप ऐसा समझ लो कि 3-4 फ्यूल्स को मिक्स करना है, क्योंकि हमारे पास 4 फ्यूल्स की ज़रूरत है जो अलग अलग स्टेज में हमें काम आएंगे। हर एक स्टेज में हर एक फ्यूल की अलग अलग कंपोजिशन होगी ताकि वो मिक्स करके हमें कुछ ना कुछ दे सके। तो उसका मिक्सचर इस हिसाब से बनाया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सर, ठीक है। ऐसे खड़ा टाइप होता है ये, तो उसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा, तो वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सर किसने लॉन्च, मतलब ये अनाउंस किसने किया है, किसने डेवलप किया है, तो इसरो ने डेवलप किया है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद ये नशा इनिशिएटिव, नशा इनिशिएटिव क्या है, टू मॉडर्नाइज अर्बन लैंड रिकॉर्ड। नक्शा एक्चुअली NAKSH है, नक्शा इनिशिएटिव, ठीक है। तो नक्शा इनिशिएटिव अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स को मॉडर्नाइज करने के लिए, हाँ मतलब लैंड रिफॉर्म्स का ही एक पार्ट समझ लो इसको, ठीक है। और डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के अंडर ही हमने इसको ताकि हम अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स को मोनेटाइज ये कर सकें, मॉडर्नाइज कर सकें, उसके लिए PM आशा स्कीम। अब PM आशा स्कीम क्या है, अब देखो ये कब से चल रही है ये भी पता होना चाहिए। 2018 में ये लॉन्च हुई थी, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, लेकिन अभी भी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया 2025-26 तक। जो 15 फाइनेंस कमीशन की साइकिल थी उसमें इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 कहाँ होना जा रहा है, दुबई में, ये पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ होगा ये, दुबई में होगा। दुबई मतलब UAE में होगा। अब ये सबसे पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कब हुआ, 2013 में हुआ था, ठीक है। अब इसका एम वगैरह ये आप देख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटिक बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स एट एम्स न्यू दिल्ली। तो इंडिया ने इंडिजीनियसली बनाया है ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट। देखो बायोमेडिकल वेस्ट हमारे लिए सबसे बड़ा ख़तरा है इस टाइम पे। बायोमेडिकल वेस्ट में हमारे पास क्या है कि मतलब जितने भी मेडिकल के जितना भी वेस्ट है ना, वो सारा का सारा वेस्ट जो है जो बहुत कह सकते हो आप इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हाजिर्स मतलब नुकसानदेह है, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इंडिजीनियसली बनाया है और ऑटोमेटेड है। तो सबसे पहले कहाँ पे, एम्स न्यू दिल्ली ने बनाया ये, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 जो हमने वैसे डिस्कस किया था नीचे, फोर्ट विलियम को रीनेम कर दिया गया है। फोर्ट विलियम आपको पता है ये कहाँ पे था, ठीक है। जब ब्रिटिश आए थे हमारे यहाँ पे, तो सबसे पहले फोर्ट विलियम और वो 2-3 फोर्ट और थे जो बनाए गए थे, ठीक है। तो उसका नाम चेंज कर दिया गया है अब शिवाजी गेट के नाम पे, ठीक है। उसको मतलब जो वहाँ का गेट था उसको शिवाजी गेट के नाम पे कर दिया गया है। और फोर्ट विलियम जो इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड जिसका, तो इसका नाम क्या चेंज किया हमने, फोर्ट विलियम का नाम रख दिया हमने विजय फोर्ट, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे लगा है, ये पता होना चाहिए। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ये होता क्या है पहले तो ये देख लो, ठीक है। ग्रे हाइड्रोजन क्या है, असल में होता क्या है कि सिंपल हमारे पास जो पानी है ना, वाटर को हम इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू या कोई भी प्रोसेस यूज़ करेंगे जिसमें, क्योंकि हमें पता है वाटर होता है H2O, तो हम हाइड्रोजन को अलग करेंगे और ऑक्सीजन को अलग करेंगे एक्चुअली, ठीक है। अब हाइड्रोजन को अलग करना है, ऑक्सीजन को हमें अलग करना है।
अब ये प्रोसेस अगर इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू होगा तो उसका नाम अलग हो जाएगा, अगर यही प्रोसेस हम कोल के थ्रू करेंगे उसका नाम अलग होगा। ठीक है, कहने का मतलब हमने पानी को ही सेपरेट करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, फिर हम वहाँ से हाँ इसको यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन को, जिसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोल रहे हैं। अब यही ग्रीन हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन कब बन जाएगा, ब्लू बन जाएगा, वो डिपेंड करता है प्रोसेस पे कि क्या प्रोसेस यूज़ हो रहा है। अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हमें पता है क्योंकि वो रिन्यूएबल एनर्जी से, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से कुछ भी यूज़ करोगे आप, मतलब जो प्रोसेस जो मेथड यूज़ कर रहे हो उसमें अगर पीछे जो फ्यूल मिल रहा है या जो एनर्जी मिल रही है अगर वो कहाँ से आ रही है, अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है तो हम उसका नाम रख देते हैं कि वो जो हाइड्रोजन है वो क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन है। ऐसे दिखने में ग्रीन नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि सोर्स क्या है उसका। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी अगर वो प्रोसेस में यूज़ हुआ होगा तो उसको हम बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। ऐसे ही मान लो अगर सोर्स हमारा मान लो कार्बन कैप्चर के थ्रू होगा, मतलब स्टीम रिफॉर्मिंग जिसको बोलते हैं हम, जिसमें हम कार्बन कैप्चर करते हैं, तो सोर्स क्या है, मान लो नेचुरल गैस है। ठीक है, तो नेचुरल गैस के केस में वो ब्लू हाइड्रोजन बन जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी होगी तो ग्रीन हाइड्रोजन, नेचुरल गैस होगा तो ब्लू हाइड्रोजन। और ऐसे ही नेचुरल गैस पे ग्रे हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन उसमें प्रोसेस चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे देखो ब्लू हाइड्रोजन में हम स्टीम रिफॉर्मिंग कर रहे हैं विद कार्बन कैप्चर, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल स्टीम रिफॉर्मिंग करेंगे अगर और नेचुरल गैस का यूज़ करेंगे तो ग्रे हाइड्रोजन बन जाएगा। ऐसे बन नहीं जाएगा, वो होगा हाइड्रोजन ही, लेकिन उसका नाम दिया हुआ है हमने कि ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और सबसे अच्छा ग्रीन हाइड्रोजन। रीज़न बीइंग कि उसका जो सोर्स है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे है। ऐसे येलो हाइड्रोजन हो गया तो मतलब सोलर एनर्जी से बन रहा है तो येलो हाइड्रोजन हो गया। ऐसे अगर नेचुरल गैस से हो रहा है लेकिन प्रोसेस जो है वो पायरोलिसिस है तो उसको हम बोलेंगे तुर्क्वाइज हाइड्रोजन, TURQUOISE। ठीक है, ऐसे पिंक हाइड्रोजन कब बनेगा, जब न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो उसका सोर्स होगी तो पिंक हाइड्रोजन बन जाएगा। अगर कोल सोर्स होगा तो वो ब्लैक हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हमारे पास बहुत सारे ब्लैक हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन सारा कुछ है, लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है, सोर्स पे और प्रोसेस पे कि क्या क्या प्रोसेस यूज़ हो रहा है। ठीक है, मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हो। उसके बाद देखो यूके बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज द AI जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज़ कंटेंट। अब क्या हो रहा है ना, देखो टाइम के साथ बदमाश और बदमाश होते जा रहे हैं। ठीक है, बेहया और बेहया होते जा रहे हैं। तो उस चक्कर में यूके पहली कंट्री बनी है जिसने क्रिमिनलाइज़ किया है किसको, AI जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज़ कंटेंट को। ठीक है, तो चाइल्ड अब्यूज़ के बहुत सारे केसेस हो रहे थे और वो भी AI जनरेटेड थे, तो उसके ऊपर एक्शन लेते हुए यूके ने पहली कंट्री बनी है जिसने क्रिमिनलाइज़ कर दिया है इस एक्शन को। ठीक है, कि मतलब अगर कोई पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर खतरनाक लॉ के सैंक्शंस लगेंगे। द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये मैं बता रहा था आपको, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन ये लॉन्च किया गया था यूनियन बजट 2024-25 में, ताकि हमें जो लॉन्ग टर्म मिनरल सिक्योरिटी का रिस्क है ना, या जो हमें ज़रूरत है उसको हम पूरा कर सकें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, चाइना के ऊपर, अपने क्रिटिकल मिनरल्स को लेके। क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं एक्चुअली, कोई भी कंट्री है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या उसकी नेशनल सिक्योरिटी या फिर उसका अब मतलब ये मान लो कि उसकी जो रोज़ी रोटी है ना, मतलब कहने का मतलब कि उसकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ सारी डिपेंड करती है कि किसी कंट्री के पास क्रिटिकल मिनरल्स कितने हैं, क्योंकि आज वाले टाइम में क्रिटिकल मिनरल्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। अब क्रिटिकल मिनरल्स असल में अलग अलग लोकेशन पे पाए जाते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है कि लोकेशन वाइज कहाँ पे हैं। और असल में मसला क्या है कि हमारे पास यहाँ पे सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज़ भी बहुत सारी थी कि मान लो चाइना के साथ अगर हमारे रिलेशन थोड़े से ख़राब होते हैं और हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बहुत सारी है, तो हम वहाँ से लेंगे कैसे। या किसी भी कंट्री के साथ आज के टाइम में जियोपॉलिटिक्स इस हिसाब से है कि हमें बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, तो इसलिए हम दूसरों पर डिपेंड होने के बदले क्यों ना खुद के ही क्रिटिकल मिनरल्स ढूंढें कि हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो उसी चक्कर में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इन्होंने लॉन्च किया था, अनाउंस किया था। ठीक है, और इसमें ये क्या करेंगे, 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स करने थे 2024-25 से लेके 2030-31 तक। तो मतलब ये कितने साल चलेगा, 2024 से लेके 2030 तक या 2025 से लेके 2031 तक, तो 6 साल तक ये वाला मिशन चलना है हमारा। ठीक है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। अब ये काम किसका ये पता होना चाहिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है। ठीक है, उसको ये टास्क दिया गया था कि 1200 जगह पे आप प्रोजेक्ट्स लगाओ, 1200 एक्सप्लोरेशंस करो। तो क्रिटिकल मिनरल्स मैंने बता दिए क्या होते हैं, उसी का मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स वगैरह लिखे हुए हैं, इनका मेन काम क्या है। ठीक है, इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है ट्रेड में, साइंटिफिक रिसर्च में, एट्सेट्रा। ठीक है, और इसके लिए जो आउटले रखा गया था, ये मैंने MCQ में क्वेश्चन पूछा था कि इसके लिए आउटले कितना था, 34,300 करोड़ का 7 साल के लिए।
ठीक है। वो फर्स्ट एस्टेरॉयड विद डिसेबिलिटी हमने ये पढ़ लिया था एमसीक्यू में। इसके बारे में कुछ पढ़ना चाहते तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्चुअल है। फर्स्ट एवर ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस होस्ट हुई है कहाँ पे? अजमेर सिटी में, ये पता होना चाहिए था। उसके बाद फिलीपींस ने जो आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदने की बात की है $200 मिलियन में। ठीक है, तो आकाश मिलियन से ये पता होना चाहिए कि जो आकाश मिसाइल सिस्टम है ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी मिसाइल है, कौन सी टाइप है, सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है, या एयर टू सरफेस है? तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, और इसकी रेंज अगर देखोगे तो 25 किलोमीटर तक है। 60 kg जो एक्सप्लोजिव को अपने वार हेड में ये लेके जा सकती हैं। अच्छा, चाइना बिल्ट फर्स्ट डीप वाटर स्पेस स्टेशन इन साउथ चाइना सी, ये पता होना चाहिए था, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऑपरेशन देवी हंट ये था क्या? ये एक्चुअली बांग्लादेश में इन्होंने लॉन्च किया था जब शेख हसीना का मतलब वो जितनी भी प्रॉपर्टी थी शेख हसीना की, उसके ऊपर अवामी लीग ने या फिर मतलब लोगों ने जो बहुत ज़्यादा वायलेंस किया उसमें उसको प्रॉपर्टी को जला रहे थे, तो उसके रिस्पांस में मोहम्मद यूनस जो अभी उसके मतलब इंटर्म वो थे, आप बोल सकते हो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, तो मोहम्मद यूनस ने उसने ये ऑपरेशन डेविल हंट जो था वो लॉन्च किया था, तो पता होना चाहिए। ठीक है, साइक्लोन 2025 एक्सरसाइज हमने पढ़ ली, किस किस के बीच में, इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई थी। ठीक है, ये थर्ड एडिशन था साइक्लोन का। पहला एडिशन 2023 में हुआ, दूसरा फिर 2024 में हुआ और इस बार 2025 में हुआ। तो 2023 में हमने इजिप्ट के साथ साइक्लोन 2025 एक्सरसाइज मतलब साइक्लोन एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। ठीक है, इंडिया फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे ओपन हो रही है? महाराष्ट्र में, ये हमने पढ़ लिया। और ये किस टाइप की यूनिवर्सिटी है? एआई यूनिवर्सिटी है। कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो प्लान करेगी और इम्प्लीमेंटेशन करेगी किस चीज़ की, मतलब कि एआई को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं रिसर्च में, डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, इनोवेशन में, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो पूरी एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में पहली बार ओपन होने जा रही है। ठीक है, और इसका मेन एम क्या है कि हम महाराष्ट्र को हब बना सकें एआई एजुकेशन का, स्किल डेवलपमेंट का, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का। ठीक है, तो ये बहुत लंबा हो गया डिस्कशन। अब देखो आपकी मर्ज़ी है, आप बताओ ये डिस्कशन करने की ज़रूरत है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हम यहाँ पे एमसीक्यू कर रहे थे उसी के साथ उसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दे के मामला ख़त्म किया जाए। तो नेक्स्ट जो 2 मंथ्स हम क्लियर कवर करेंगे मार्च से अप्रैल तक, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही 50 क्वेश्चन के अराउंड में लेके आऊँगा। तो अब आपकी मर्ज़ी है, ये वाले टॉपिक करने हैं मतलब इस तरीके से करना है कि ये ऊपर वाला भी करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इस लेक्चर को ये मुझे शुरू में बताना चाहिए था कि अगर आप 2x पे करके भी देखोगे या 1.5x पे तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और इसमें समझने का कुछ ऐसा है भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।